हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी डी पे कौन सा बैच जो है रन कर रहा है। आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक का बैच है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही है। इनरोलमेंट ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं, इज गोइंग ऑन, और ये अवेलेबल है बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में ये अवेलेबल है। बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। फी है इसका केवल 999 और ये क्लास ली जाएगी नीरज नचिकेता सर के द्वारा, जो कि इंडिया के टॉप साइंस एंड टेक एजुकेटर हैं। एक्स वाजीराम एंड रवि और विजन आईएएस में पढ़ा चुके हैं सर, और भी भारत के जितने रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ऑलरेडी सर ने क्लासेस दे रखी हैं और सर की क्लासेस चल रही होती हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है नीरज नचिकेता सर से पढ़ने का। अगर आपको इस विषय में कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों का अभी मान लीजिए अगर आपने ये प्लान किया है कि यूपीएससी 2026 में अपीयर होना है, तो एज यू नो कि यहाँ पर साइंस एंड टेक का भी सेगमेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइंस एंड टेक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो इसको आप डिनाई करके नहीं चल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से बच्चों यहाँ पर सर का बैच परचेज करें। ओके, सो नाउ आज आप सबको पता है कि DIS पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा कुछ नए टॉपिक्स के साथ आते हैं और कुछ वैसे टॉपिक जो बहुत कंटेम्प्ररी हैं, कुछ वैसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा क्या है, चर्चा का विषय रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहा है वो क्या है। वो है आपको यहाँ देख सकते हैं, जापान न्यूक्लियर रीस्टार्ट डिबेट आफ्टर फुकुशिमा। जापान में फिर से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है और फुकुशिमा के बाद 15 years आफ्टर कैस्ट्रोफ जापान कन्फ्रंट्स अ डिफाइनिंग एनर्जी क्रॉसरोड्स। तो ये देखिए, जब हम बात करते हैं जापान के एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पर है, न्यूक्लियर जो है इस पर, एनर्जी पर। तो अब ये कैसे, यहाँ पर क्या मुद्दा है, उसके बारे में आइए हम लोग इन डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। नियरली 15 years आफ्टर द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, जापान इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द काशिवाकी। यहाँ देख सकते हैं ये काशिवाकी जो है, इसका नाम है करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि ट्रिगरिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन फ्रॉम फुकुशिमा सर्वाइवर्स हु वार्न ऑफ अनरिजॉल्व न्यूक्लियर सेफ्टी रिस्क। तो हुआ क्या, देखिए होता क्या है ना कि जहाँ भी कुछ इस तरह के, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान कई सारी त्रासदियों को झेल चुका है और इस लगातार जैसे बड़े भूकंप हो गए, सुनामी हो गए, उसके अलावा चाहे वो न्यूक्लियर अटैक हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से किसी भी कंट्री को क्या करता है, और ज़्यादा अलर्ट कर देता है और भी उसको संवेदनशील बनाता है। जब हम जापान की बात करेंगे तो यहाँ पर जब फुकुशिमा जब परमाणु आपदा जब आई थी, उस घटना को लगभग आज 15 साल हो गए हैं और अब जापान जो है ये अपने काशिवाजाकी जो कारीवा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको फिर से रीस्टार्ट करने की योजना बना रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये त्रासदी देखी थी, फुकुशिमा जो घटना घटी, जो आपदा हुई, वहाँ पे जो लोग जो सरवाइव कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं और जापान में ही इनफैक्ट इसका प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि वो इसके विरोध में है। उनका कहना है कि नहीं, जनता के विरोध और फुकुशिमा के बचे लोगों का जो है लगातार यहाँ पर विरोध देखना पड़ रहा है, जो कि अनसुलझे परमाणु सुरक्षा जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि जापान में इस चीज़ को लेकर के क्यों जो है इतना शोर बरपा है। बिकॉज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पर वो है आपको जो अनसुलझा हुआ जो है सुरक्षा, कि खास तौर से जब हम न्यूक्लियर संयंत्र की बारे में बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई डिजास्टर आता है तो ये इससे भी बड़ा डिजास्टर्स ये हो जाता है कि इसके बाद के परिणाम। अब यही कारण है कि जापान की जनता इसके लिए राजी नहीं हो रही है और खास तौर से जो फुकुशिमा में जो लोग बच गए हैं, जो वहां पे थे, उन लोगों ने लगातार इसका विरोध किया है क्योंकि उनका कहना है कि ये सही नहीं है और इसके जो परिणाम होंगे, इसके जो आउटकम्स होंगे वो बहुत बेहतर नहीं हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए कि आखिरकार जापान क्यों चाह रहा है 15 साल के बाद कि हम फिर से उसको रीस्टार्ट करें, कारिवा जो आप देख रहे हैं कि उसको ऊर्जा संयंत्र को फिर से रीस्टार्ट करने की योजना क्यों बना रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि जापान जो है इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज है पूरी दुनिया भर में, और ये लगभग 60 से 70% का जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट रिलायंट ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉलोइंग 2011 फुकुशिमा डिजास्टर, 2011 के फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जापान शार्पली कर्टेल्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कोल, एलएनजी एंड ऑयल। तो जापान के बारे में अगर देखा जाए सो व्हाट वी कैन सी कि जापान जो है वो दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो ऊर्जा आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जहां पर बिजली का जो उत्पादन है या बिजली के उत्पादन का लगभग 60 से 70% हिस्सा जो है वो आयातित जीवाश्म ईंधन पर क्या करता है, निर्भर करता है। ऐसे में 2011 की जो घटना घटी फुकुशिमा आपदा, जिसने जापान ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारी क्या हो गई, कटौती की, और इससे कोयला, एलएनजी और तेल पर निर्भरता लगातार क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये भी एक कारण है कि खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, चूंकि आप सबको पता है जापान के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पर, चाहे मेट्रो तो छोड़ दीजिए, बुलेट ट्रेन हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ों पर या इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज़्यादा क्या है, यानी बहुत ज़्यादा सब कुछ वहाँ क्या, जैसे आप सुनते होंगे कि रोबोट्स का यूज़ होता है। तो ये सब और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ये लोग जो है नए अपडेटेड टेक्नोलॉजी से अपडेट हैं, तो बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के पीछे का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कि कैसे इसके माध्यम से जो है यहाँ पर अलग तरह के डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। लेकिन चूंकि 2011 का जो डिजास्टर हुआ, उस डिजास्टर के बाद जापान के मामले में अगर देखा जाए तो वो अब उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो मेनली आयात पर ज़्यादा निर्भर हो चुका है, और ऐसे में जापान इस डिपेंडेंसी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। So basically what's the condition nowadays that Japan's energy imports approximately 60 to 70% reliance on fossil fuels. So that's why ये जापान के लिए क्या होते जा रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं से ये डिफ़िकल्ट भी होते जा रहा है। तो यही कारण है कि अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जापान जो है अपने अन्य विकल्पों की तरफ अब, या पुराने विकल्पों को फिर से क्या करना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि नए चैलेंजेस क्या होंगे, द न्यू चैलेंजेस सच एज, जैसे कि आखिरकार जो इतना इसको लेकर के चेतावनी दी जा रही है या इसको लेकर के जो लोग परेशान हैं यहाँ के कि आप उसको फिर से रीस्टार्ट नहीं करें, तो क्या है वो चेतावनी या क्या है वो चैलेंजेस, जो चुनौतियों के बारे में जब हम बात करें कि आखिरकार इनको इस्टेब्लिश करके कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई डेटा सेंटर, ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, अब जितना भी ज़्यादा उतना ही बिजली की बढ़त की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट कमिटमेंट्स फॉर नेट जीरो एमिशन। सो एज यू नो, ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप देखेंगे यहाँ पर, ये प्रॉब्लम भी है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है, और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, मार्ग भी है। हाँ, ये हमारे सतत विकास का क्या है, यहाँ पर मार्ग भी है। ओके तो व्हाट वी कैन सी, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्लाइमेट कमिटमेंट, स्पेशली जैसा कि आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट जीरो कार्बन एमिशन, है ना। चाहे आप भारत में देखेंगे कि दैट इन इंडिया वी हैव आवर विजन फॉर द 2047 विकसित भारत। हम विकसित भारत के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन पे हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए जलवायु के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और अगर इस तरह की, जैसे अगर कहते हैं कि इससे नुकसान अगर नहीं तो भाई इससे कहीं ना कहीं से क्लाइमेट रेजिलिएंट कितना हो पाएगा, ये बहुत मैटर करता है। तो अब समस्या ये है कि जहां हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एज यू नो कि लाइक एआई के बारे में, कि ऑलरेडी एआई समिट चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे आप 2026 में ही जो एआई समिट होने वाला है वो जो है इंडिया में होगा, और अलग अलग देशों में जिस तरह से एआई को लेकर के जो है अभी दुनिया बदली है। इनफैक्ट अब तो ये सोचा जा रहा है कि एआई से क्या क्या हो सकता है। अब बिजली के डिमांड्स भी उतने ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
उसके अलावा क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हमारा नेट ज़ीरो है, या हम कह सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि हम कहाँ तक वहाँ पे पहुँचे हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेट ज़ीरो जो कार्बन एमिशन है, क्या वास्तव में हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो है क्या, और दो चीज़ें हम पैरेलली हम देख सक रहे हैं कि एक तरफ क्या है यहाँ पर, एक तरफ एडवांसमेंट है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है, इतना तेजी से हम आगे जा रहे हैं, जैसे इसमें एआई वगैरह हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, दैट इज कि इन द सेक ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो, हमें इसे भी बचाना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट। अब पर्यावरण पारिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम किस तरह से अपने ऊर्जा के क्षेत्र में हम कहाँ कितना ज्यादा डेवलप हो पाएंगे, दैट्स रियली मैटर। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वास्तव में हम कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो ये एक बड़ी चैलेंजेस है। अब आते हैं यहाँ पर कि जो काशीवाज़ाकी जो कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसके बारे में आइए देखते हैं कि इसको क्यों जापान जो है फिर से रीस्टार्ट करना चाहता है, एंड व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर जापान, है ना। कि अगर इतना ज़्यादा उसको लेकर के ऑलरेडी विरोध चल रहा है, तो उसके बावजूद जो है क्या ऐसा आन पड़ा है भाई। तो आइए देखते हैं काशीवाज़ाकी कारावी न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके की फैक्ट्स को देखेंगे। ये क्या है, ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, स्थापित क्षमता के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। लोकेटेड कहाँ पर है, निगाटा प्रीफेक्चर नियर टोक्यो, यानी ये टोक्यो के नज़दीक जो है निगाता प्रांत में है, और ऑपरेटेड बाय टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, टेप्को के थ्रू ये क्या होता है, यहाँ पर ये संचालित होता है। हाउसेज मल्टीपल रिएक्टर्स विथ वेरी हाई कम्युनिटिव जो है कैपेसिटी, इसमें बहुत उच्च संचयी क्षमता वाले कई रिएक्टर हैं। रीस्टार्ट कॉन्टिजेंट ऑन, अगर हम पुनः शुरू करते हैं तो इस शर्तों पर ये निर्भर होगा। देखिए दो बातें हैं, दिस इज द कि ये क्या है, आपको मेन यानी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच इज रिलेटेड टू काशीवाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको फिर से जापान रीस्टार्ट करने की बात कर रहा है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है जो कि ये टेप्को के थ्रू क्या है चलाया जा रहा है, और जो इसमें एक बात ये भी है कि इसमें बहुत ही दैट मल्टीपल रिएक्टर्स हैं विद हाई कम्युलेटिव कैपेसिटी के साथ, एंड बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन निगाता जो है प्रीफेक्चर नियर टोक्यो, और ये दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है अपने इंस्टॉल कैपेसिटी के अनुसार। अब सवाल ये उठता है कि वो शर्तें क्या होंगी, वो नियम क्या होंगे अगर हम इसे फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो। भाई समस्याएं तो हैं, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का प्रॉब्लम, इसका समाधान क्या है। तो इसको सबसे पहले कि रेगुलेटरी क्लियरेंस के बारे में देखेंगे, यानी नियामक मंजूरी मिलनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का कंसेंट होना चाहिए, स्थानीय सरकार की सहमति, और इन्हांस्ड सेफ्टी अपग्रेड्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ ऐसा फिर कल को फ्यूचर में कुछ भी इस तरह का अगर कुछ डिजास्टर आता है, सो व्हाट अबाउट द सेफ्टी अपग्रेड, सो व्हाट अबाउट द सेफ्टी पैरामीटर, शुड वी फॉलो द सेफ्टी पैरामीटर्स विच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, शुड वी फॉलो द प्रीवियस कंडीशंस, और शुड वी टेक सम लेसन फ्रॉम द प्रीवियस इंसिडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ काशीवाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंटेक्स्ट में। भाई रीओपन तो कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो प्रीवियस या जो हमारे पुराने अनुभव रहे हैं जापान के, तो उसमें वहाँ क्या कंडीशन रही है। सुनाओ। अब आते हैं यहाँ पे द रीस्टार्ट डिजीज, जो यहाँ पे इसको पुनः शुरू करने को लेकर के किस प्रकार से जापान में दो धाराएं बढ़ गई हैं द रीस्टार्ट डिसीजन को लेकर के, कि पॉलिटिकल और लोकल डिविजन्स क्या है यहाँ पे। हाँ, पुनः संचालन हेतु पॉलिटिकल एंड लोकल डिविजन्स, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, निगाता प्रीफेक्चुरल असेंबली बैक्स गवर्नर हिदे हांजुमी कंट्रोवर्शियल प्रो रीस्टार्ट स्टांस इन हीटेड सेशन। मतलब हालांकि उसमें आपको मैं बता दूं कि बहुत जो है, ये नहीं है कि ये बहुत आसानी से इसके लिए तैयार हो गए कि हाँ आप स्टार्ट कर दीजिए, नाउ वी आर रेडी फॉर टू रीस्टार्ट द निगाता प्रीफेक्चुअल जो है, मतलब ये जो है काशीवाका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ये इसको लेकर के जो है गवर्नर हेदियो, हाँ जो हानाजुमी है, इनका काफ़ी रीस्टार्ट को लेकर के बहुत ही हीटेड सेशन रहा।
उसके अलावा टारगेट डेट सेट फॉर अंटिल 6 रीस्टार्ट, मार्किंग हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो इनका ये मानना है कि अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो दुनिया में ये फिर से क्या हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उसका फिर से एक बार रिटर्न होगा, यानी हम पुनः फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर वापसी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हियर इज द डेटा, वोट क्लियर्स पाथ, असेंबली वोट रिमूव्स फाइनल लोकल बैरियर टू टेपको टू रीस्टार्ट यूनिट 6 रिएक्टर। जैसे कितने लोग इसको पुनः शुरू करने के पक्ष में थे, दैट्स अबाउट द 50% ऑफ द पीपल ऑफ जापान, सो दे सपोर्ट द रीस्टार्ट। हाफ ऑफ लोकल रेसिडेंट्स बैक द डिसीजन, जिसमें से वहां के स्थानीय लोग जो थे, आधे से ज्यादा स्थानीय लोग पीछे हट गए कि नो नो वी आर नॉट इन द फेवर टू रीस्टार्ट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड व्हाट अबाउट द अपोज रीस्टार्ट, जिन लोगों ने विरोध किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 50% मत गया कि आप स्टार्ट कर दो, 40% जो है लोगों ने अपोज किया रीस्टार्ट को लेके, नियरली इक्वल अपोजिशन रिवल्स डीप डिवीजन, इसको लेके काफी ज्यादा क्या हुई, बहस हुई कि क्या करना चाहिए। और बात जब सुरक्षा की आती है तो सुरक्षा को लेकर ऑलमोस्ट वी कैन सी दैट 70% ऑफ लाइक यहाँ पे मामला ये गया है कि डिस्ट्रक्ट टेपकोज सेफ्टी रिकॉर्ड आफ्टर फुकुशिमा, कि यहाँ पे 70% मुद्दा ये रहा कि सुरक्षा को लेकर के जो है हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। सो हियर यू कैन सी कि आखिरकार जापान में ये डिसीजन कैसे लिया गया और जापान में इस डिसीजन को किस प्रकार का जो है कैसा वेलकम मिल रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। हाँ, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, द प्रॉब्लम इज दैट कि जापान का एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट गोल्स, अभी मैंने बताया कि दैट द अल्टीमेट प्रॉब्लम इज दैट नाउ वी हैव आवर एनर्जी गोल्स एंड वी हैव द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट गोल्स ऑल्सो। अब ऐसे में कैसे जापान इस चीज को बैलेंस कर पाएगा। So here you can see triggered by 9.0 magnitude earthquake and subsequent tsunami 9.0। जो है 9.0 जो है मैग्नीट्यूड तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी के कारण बाढ़ आ गया था, और फ्लडिंग डिसेबल्ड इमरजेंसी कोडिंग सिस्टम 9.0 जो कि आप उसके बाद सुनामी के कारण बाढ़ आने के बाद काफी बड़े लेवल पर हम क्या देखें कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई यहाँ पर। सो व्हाट्स रिजल्टेड इन दैट कोर मेल्टडाउन्स इन 3 रिएक्टर्स, इसमें 3 रिएक्टरों का कोर पिघलने की घटना देखी गई। दिस इज द मेजर इशू विच इज रिलेटेड टू द फुकुशिमा पावर प्लांट। मैसिव रेडिएशन रिलीज हुआ, भारी मात्रा में विकिरण का रिसाव हुआ, और यही सबसे बड़ा इशू था कि व्हाट अबाउट द सेफ्टी कंसर्न, कि अगर इस तरह के फिर से डिजास्टर आते हैं सो शुड वी आर रेडी फॉर दैट, क्या हम उसके लिए रेडी हैं, दैट मेक श्योर कि दैट नॉट एनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन रिलीज और मैसिव रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द रिएक्टर। सो इसको लेकर के आप कितने श्योर हो। तो ये चीजें यहाँ पर देखी गई, क्योंकि जो पुराने जो वो रहे अनुभव रहे हैं उसमें ये घटनाएं जो रिजल्ट जो देखने को मिला यहाँ पे, तो उसको लेकर के यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स सामने आई। अब सर्वाइवर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के जो आर्ग्यू हैं, अब चूंकि देखिए एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ पे बहुत जिम्मेदार, बहुत ही इनफैक्ट माना जाता है कि जापानी जो सिविलियन होते हैं दे आर हाईली कंसर्न विद द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वो अपने पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं। इनफैक्ट कि वो कहीं भी ना तो गार्बेजेस फेंकते हैं ऑन रोड, तो बहुत साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो सर्वाइवर्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर्ग्यू सिस्मिक रिस्क रिमेन हाई, भूकंप चूंकि आपको पता है कि ये अभी भी बहुत उच्च है। ट्रस्ट डेफिसिट विद टेपको गिवन फुकुशिमा लीगेसी, अब जो टेपको की जो कंपनी जो आप देख रहे हैं, जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो मेन टोक्यो जो कंपनी है, इसको लेकर के ये कहना कि ये फिर से जो है बहुत ध्यान रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्रस्ट रिलेटेड इशू है बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो पिछले टाइम पे जो अनुभव हुआ उस आधार पे टेक्पो में वहाँ के लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। काशिवाकी कारिवा हैज अ प्रीवियसली फेस सेफ्टी लैब से सुरक्षा में चूक यहाँ देखी गई है, ये रिजल्ट रहा था। रेगुलेटरी जो है स्क्रूटनी नियामक जो है जांच जो है, चूंकि अगर ऐसा होता कि अगर ये सही टाइम टू टाइम चीज़ों को चेकआउट कर रहे होते तो इतना बड़ा घटना जो है जिस तरह से देखा गया यहाँ पे मैसिव रेडिएशन वो नहीं हो पाता। भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा और आपदा जोखिम के बीच संतुलन बनाना, जो सबसे बड़ा जो एंड्यूरिंग डिलेमा है, दैट इज अ बैलेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी विद डिजास्टर रिस्क इन सिस्मिकली एक्टिव रीजन। सो ये एक सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि जो खास तौर से ऑलरेडी क्या है, भूकंप
संभावित क्षेत्र हैं वहां पर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर हम इसे जो है ये कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे जो जोखिम है क्या वो चल पाएंगे, वो ये जोखिम को क्या हम मिटिगेट कर पाएंगे, इज इट पॉसिबल, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्या आ जाती है। अब यहाँ देखेंगे ब्रॉडर लेसन्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नेंस, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट, स्वतंत्र नियामक निगरानी हो, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना आप बना सकते हैं, हाँ हम काम कर सकते हैं इफ मेक श्योर कि यहाँ पर ये चीजें वहां पे होनी चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, जनता का विश्वास हो और पारदर्शिता हो, न्यूक्लियर एनर्जी डिसीजंस मस्ट इंटीग्रेट लाइक जियोलॉजिकल रिस्क क्या है, अगर हम कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी जो डिसीजन ले रहे हैं दैट मस्ट बी इंटीग्रेट विद द जियोलॉजिकल रिस्क, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितना है एंड लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से है। सो बेसिकली हम आपातकालीन स्थिति के लिए कितने तैयार हैं, हम दीर्घकालीन स्थिति में हम अपशिष्ट प्रबंधन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और हम किस तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं, ये दीज आर द मेन कंसर्न। तो एक ये पर्सपेक्टिव्स बनता है इसको लेकर के कि ठीक है अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा। एज ऑफ 2025 इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो 8.18 जीवा जो है गीगावाट, लॉन्ग टर्म टारगेट, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, जैसे भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है आपको 8.18 गीगावाट है। हमारा भी दीर्घकालीन लक्ष्य, चूंकि आप सबको पता है वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन द विकसित भारत 2047, तो हम 100 गीगावाट तक पहुंचना चाहते हैं। और शांति अधिनियम जो कि कि अभी हाल फिलहाल स्पेशली ड्यूरिंग दिस विंटर सेशन आपको पता होगा कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको क्या किया गया है, अब कि उनको ऑर्डर दिया गया कि वो भी जो है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में जब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की, तो हर जगह क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उस पर काम हो रहा है, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट, वी कांट से लाइक दैट कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब एम्स लाइक यहाँ पर हम देखेंगे जापान का जो है यहाँ पे मामला कि एक्सपीरियंस ऑफर्स लेसन फॉर इंडिया लाइक सेफ्टी कल्चर, डिजास्टर प्रिपेयर। तो जापान को लेकर के जब हम बात करते हैं तो स्पेशली कुछ मामले में हमें इनफैक्ट सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, वो सभी देश जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट हम जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं या हम अपने गीगावाट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जापान जैसे देश से जो वहाँ गलतियाँ हुई हम वो भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एम्स क्या हमारा एम होना चाहिए, हम किस तरह से जो है एक दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए और एक बेहतर लक्ष्य के लिए हम सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इनफैक्ट किसी एक देश की बात नहीं है, लगभग जितने भी दुनिया के देश हैं उन सबको स्पेशली जो है उनकी परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में उन्हें बेहतर एहतियात के साथ आगे बढ़ना है और उन्हें जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि वहाँ कहीं पर भी फुकुशिमा जैसी घटना जो है यहाँ पर ना हो यहाँ पे। सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द जापान में आखिरकार क्यों इसका विरोध हो रहा था। और जो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि दैट वाई दिस इज इन न्यू रीस्टार्ट करने को लेकर के जो है काशीवाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो फिर से जो है स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कंडीशन रहा यहाँ पर। सो दैट्स वाई ये जो है चर्चा का विषय बना और यहाँ के लोकल्स और वहाँ के जो गवर्नमेंट है सरकार के बीच में किस तरह की इसमें तनाव रहे और सुरक्षा को लेकर के टेप्को को लेकर के कि किस प्रकार से टेप्को जो है उसे ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सभी सवाल अभी भी क्या है, कुछ सवाल बने हुए हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी का।